सो हेलो एवरीवन जनाब, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के पीवाईक्यू जो कि जनवरी अटेम्प्ट 2024 में पूछे गए थे। ऑलराइट, हर बार की तरह आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर दी हुई पीडीएफ को डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट निकलवाना है एंड अकेले बैठकर टाइम बाउंड मैनर में उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एंड आपको इस पीडीएफ के लास्ट में आंसर शीट भी दी जाएगी, जिससे कि आप देख पाएंगे कि आपने कितने क्वेश्चंस को सही से अटेम्प्ट किया एंड कितने को सही से अटेम्प्ट नहीं किया। उसके बाद यदि आपको कोई डाउट है तो आप निश्चित तौर पर हमारे वीडियो से क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद भी यदि आपको कुछ पूछना है, कुछ रह गया है, तो आप निश्चित तौर पर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे कमेंट्स की रिप्लाई हो एंड आपके सारे डाउट्स क्लियर हों। तो जनाब फिलहाल हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। राइट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड रीजन। बेसिकली असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। Assertion pH3 has lower boiling point than NH3 region. In liquid state, NH3 molecules are associated through van der Waals forces, but pH3 molecule are associated through hydrogen bonding. तो इतनी लाइन से ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि निश्चित तौर पे ये स्टेटमेंट गलत है। मीन्स रीजन गलत है, pH3 molecule are associated with hydrogen bonding। जी नहीं, एक्चुअली NH3 molecules are associated with hydrogen bonding, ये करेक्ट स्टेटमेंट होगा। तो रीजन से ही हमको पता चल रहा है कि वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। राइट, बट फिर भी हम अच्छे से सॉल्व करते हैं, असर्शन को समझने की कोशिश करते हैं। pH3 हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन NH3। बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर किस तरीके से डिफाइंड होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग यदि है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद डाइपोल इंटरेक्शन और लास्ट में आता है वैन डर वाल्स फोर्सेज। राइट, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। जब आप इस स्टेटमेंट को देखेंगे pH3 हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन NH3, NH3 को देखते ही आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और कैसे होगी जनाब, ये हम देखते हैं। NH3 इस तरीके से यहाँ पर बना लेंगे और एक नाइट्रोजन का कंपाउंड यहाँ पर होगा एंड दिस इज हाउ वी विल ड्रॉ NH3। एंड अब जनाब आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखिएगा कैसे होगी। ये रही हाइड्रोजन बॉन्डिंग, N और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और उसी की वजह से NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। NH3 का बॉइलिंग पॉइंट PH3 से ज़्यादा होगा। ऑलराइट, वही यहाँ पे दिया हुआ है, pH3 हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन NH3। जनाब ये असर्शन बिल्कुल सही है एंड pH3 मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड, तो ये रीजन तो गलत हो जाएगा। ऑलराइट, तो जनाब ये A इज करेक्ट एंड R इज नॉट करेक्ट वाले ऑप्शन पे हम टिक करेंगे। A इज करेक्ट, R इज नॉट करेक्ट, दैट मींस ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट वन। ऑलराइट, सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। अरेंज द बॉन्ड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर इन द मॉलिक्यूल्स LiF एंड K2O N2SO2। इसको थोड़ा सही से लिखते हैं, SO2 Cl CiF3। राइट, तो सबसे पहले हमको आयनिक कैरेक्टर के बारे में पता करना है। आयनिक कैरेक्टर बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डिफाइन होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, आयनिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है तो निश्चित तौर पे आयनिक कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा, एक एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कम होगा, तो निश्चित तौर पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ही ज़्यादा पावर के साथ पुल करेगा। राइट, तो जिसकी वजह से आयनिक कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। तो जनाब यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा किसमें? यहाँ पर दिए हुए कंपाउंड से आप निश्चित तौर पे गेस कर पा रहे होंगे LiF में। ओके, यहाँ से देखते हैं LiF का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। एंड लिथियम जो कि बिल्कुल इस तरफ यानी कि फर्स्ट ग्रुप में लाई करता है। राइट, तो आप निश्चित तौर पर समझ पा रहे होंगे, जैसा कि आपको पता है कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, लेफ्ट टू राइट जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। तो Li जो कि फर्स्ट ग्रुप में है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी और इस तरफ जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होती है, तो निश्चित तौर पे Li और F का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा, तो आयनिक कैरेक्टर भी सबसे ज़्यादा होगा। बट इससे आप बहुत कुछ हासिल कर नहीं पाएंगे, आप सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 को हटा सकते हैं, क्योंकि तीनों ऑप्शन में LiF ज़्यादा है। राइट, उसके बाद अब हम देखेंगे और ऑप्शंस को। जैसे ही आप K2O को देखते हैं, N2, जैसे ही आप N2 को देखेंगे तो निश्चित तौर पे आप समझ पा रहे ये तो सेम है, यानी कि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ही नहीं। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है तो इसका आयनिक कैरेक्टर सबसे कम होगा दिए हुए कंपाउंड्स में से। आयनिक कैरेक्टर सबसे कम होगा तो इसके मतलब आप ऑप्शन नंबर 1 को भी हटा सकते हैं, क्योंकि CiF3 यहाँ पर सबसे कम दिया हुआ है, तो जनाब CiF3 नहीं N2 होगा। N2 सबसे कम, LiF सबसे ज़्यादा है, थर्ड और फोर्थ दोनों ही ऑप्शंस में ये आपको नजर आ रहा है। तो जनाब दो ऑप्शन को हमने ऐसे ही कट कर दिया। अब दो ऑप्शंस को हम थोड़ा सा अच्छे समझ करके कर रहे होंगे। थोड़ी सी स्क्रीन को हम ऊपर करते हैं जनाब। अब हम देखेंगे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरीके से कुछ पीरियोडिक टेबल में आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद ऑक्सीजन के नीचे सल्फर एंड फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन होता है। ऑलराइट, तो अभी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस को समझने का प्रयास करेंगे। SO2, SO में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा एंड CiF3। जनाब C एंड F का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निश्चित तौर पे आप
यहाँ से डायरेक्ट समझ पाएंगे कि SO में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा इन कंपेरिजन टू C एंड F, क्योंकि ये बहुत ही दूर हैं, ज़्यादा बढ़ जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट आते हुए, एंड ऑक्सीजन टू सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा नहीं। तो यहाँ पर C एंड F यानी कि CiF3 का आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा SO2 से। तो जनाब यहाँ पर ये ऑप्शन क्या कुछ नजर आ रहे हैं जनाब, यहाँ से आप निश्चित तौर पे समझ पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट वन, क्योंकि यहाँ पर SO2 का CiF3 से आयनिक कैरेक्टर कम दिखाया गया है और यहाँ पर ज़्यादा, तो इसकी वजह से ये वाला ऑप्शन हट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द करेक्ट वन। ऑलराइट, तो एक बार समराइज कर देते हैं हम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से ही हम पता कर पाएंगे कि आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा या कम होगा। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा उस पर्टिकुलर कंपाउंड में। ऑलराइट, सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आयंस हैविंग ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप के लिए जनाब आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, जो कि केमिकल बॉन्डिंग के रिवीजन प्लेलिस्ट जब आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है कि ज्योमेट्री शेप कैसे पता करते हैं हम। राइट, तो बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, यहाँ पर आपको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप की जरूरत है, तो यानी कि बॉन्ड पेयर 5 होने चाहिए और लोन पेयर 0। इन सारे कंपाउंड्स में से हम चेक करेंगे जहाँ पर 5 बॉन्ड पेयर होंगे एंड 0 लोन पेयर होंगे, वो वाला कंपाउंड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप रखता होगा। यह बात आप बहुत ही अच्छे तरीके से केमिकल बॉन्डिंग की रिवीजन प्लेलिस्ट में देख पा रहे होंगे। तो जनाब हम देखते हैं PF5 यानी कि 5 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, यानी कि 5 बॉन्ड पेयर, एंड फॉस्फोरस से कोई भी लोन पेयर होगा नहीं, तो लोन पेयर 0 होने की वजह से ये लोन पेयर 0 लोन पेयर एंड 5 बॉन्ड पेयर, निश्चित तौर पे आप देख पा रहे हैं ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये PF5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप रखेगा। नाउ BRF5, यहाँ पर 5 बॉन्ड पेयर तो हैं, बट ब्रोमीन पे 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे BRF5, तो ब्रोमीन पे 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5। ये 5 इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने लग जाएंगे और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर का फॉर्मेशन कर लेंगे, यानी कि 5 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। और हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाएँ। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप के लिए 5 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर होने चाहिए, बट यहाँ पर 1 लोन पेयर है, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी नहीं, तो BRF5 हमारा ट्राइगोनल पिरामिडल शेप नहीं रखता है। राइट, एंड नाउ PCl5 की तरफ भी हम देखेंगे, तो PCl5 एज इट इज PF5 की तरह है, तो इसमें भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप होगा। तो फिलहाल हम कलर को चेंज कर लेते हैं, रेड कलर पे जाते हैं। नाउ PTCl4 2- इसको भी देखेंगे, होल्ड ऑन। BF3 में भी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर हैं। राइट, 3 बॉन्ड पेयर होने की वजह से ये भी सही नहीं होगा, क्योंकि हमें 5 बॉन्ड पेयर चाहिए। FeCO5 एंड PTCl5 ये दो हमें देखने। सबसे पहले हम PTCl4 2 नेगेटिव को देखते हैं। प्लेटिनम 5d सीरीज का एलिमेंट है, तो यहाँ पर जो कुछ भी है वो SFL की तरह बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। तो प्लेटिनम पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, Pt2+, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d8। राइट, 5d8 होगा जनाब, 3d8 नहीं, क्योंकि ये 5d सीरीज का एलिमेंट है। एक सेकेंड, जी हाँ 5d8। तो जब हम इसका फिलिंग करेंगे तो एक तरफ ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4। जैसा कि हमने आपको कहा कि Pt 5d सीरीज का एलिमेंट है, तो यहाँ पर जो कुछ भी लिगेंड होगा वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ही बिहेव करेगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करवा देता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पेयरिंग हो जाएगी और ये एक ऑर्बिटल खाली रह जाएगा। और अब हम आगे की तरफ देखते हैं, हमको 4 क्लोरीन को ऐड करना है अभी भी, तो एक क्लोरीन यहाँ पर हो जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो इसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन जो हमको नजर आएगा वो होगा DsP2। राइट, DsP2 होने की वजह से ये स्क्वायर प्लेनर शेप का होगा, ना कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर। राइट, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप का होगा नहीं, तो इसकी वजह से ये वाला ऑप्शन भी कट हो जाएगा। अब हम FeCO5 को देखते हैं, उसके पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस बनाने की कोशिश करेंगे। तो जनाब अब हम FeCO5 को ड्रॉ करेंगे, मीन्स इसकी फिलिंग करेंगे FeCO5। आयरन पर कोई भी चार्ज नहीं है FeCO5, क्योंकि जनाब CO पे भी कोई चार्ज नहीं होता है, Fe पर भी कोई चार्ज होगा नहीं। Fe पर चार्ज होगा 0, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो, ओके थोड़ी सी गलती हो रही है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 3d6 4s2। 3d6 होगा जनाब, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फीस, यानी कि आयरन, Fe आयरन 3d6 4s2 जनाब। बट एक बार यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, कार्बोनिल ग्रुप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो जनाब पेयरिंग करवा देगा। ये बात आपको याद रखनी होगी, पेयरिंग करवा देगा। तो जनाब एक बार फिर से जरा सा ध्यान से देखेंगे हम, 1 2 3 4 5 एंड जस्ट अ सेकेंड। राइट, पेयरिंग हो जाएगी, तो जो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स थे
दो वो भी डी ऑर्बिटल में आ जाएंगे, क्योंकि जनाब हमको पेयरिंग करवानी है। कार्बोनिल ग्रुप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा और पेयरिंग हो जाएगी इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, और एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स भी डी ऑर्बिटल में आ जाएंगे। अब हमें 5 CO जोड़ने हैं, तो एक CO यहाँ पर, एक CO यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो निश्चित तौर पे आपको जो हाइब्रिडाइजेशन नजर आ रहा होगा वो होगा DsP3, राइट, DsP3। DsP3 होने की वजह से ये हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। DsP3 यानी कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाएगा। अब केमिकल बॉन्डिंग के रिवीजन प्लेलिस्ट में आप इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से देख पा रहे होंगे, राइट। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आयंस हैविंग ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप, जिसके पास भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप है वो आंसर में हमको लिखना चाहिए था। PF5, PCl5 एंड FeCO5 ये तीन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप रखते हैं, तो जनाब इसका आंसर होगा 3, राइट। आसान है, कुछ भी बहुत टफ नहीं है। जनाब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। और अब हमें बात करनी है स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस की। अब पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। स्टेटमेंट 2, द पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज अ नोड बिटवीन द न्यूक्लियाई। ओके, तो थोड़ा सा हम नीचे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जगह थोड़ी सी कम है बट फिर भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जनाब हम समझेंगे स्टेटमेंट 1। यहाँ पर हमने स्टेटमेंट 1 का एक्सप्लेनेशन देके रखा हुआ है। अ पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अबव एंड बिलो, ये थोड़ा सी पॉसिबिलिटी आपको वैसे भी कम नजर आ ही रही होगी स्टेटमेंट पढ़कर, बट आप सीधा सा समझिए। इस तरह का ऑर्बिटल होगा पी वाई करके, राइट। उसके बाद बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जैसे ही आप ये ड्रॉ करेंगे तो निश्चित तौर पर आप ऊपर पाएंगे कि हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। यहाँ पर लिखा हुआ है लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जनाब लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, इसकी वजह से ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। नाउ स्टेटमेंट 2, द पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज अ नोड बिटवीन द न्यूक्लियाई, राइट, स्टेटमेंट 2। और ये पाई स्टार होगा, प्लस माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के थ्रू जवाब जाएंगे, तो ये आपको नोड है, ये एंड ये नोड्स हैं। जनाब आपको पता होना चाहिए कि नोडल प्लेन्स पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है, नोडल प्लेन्स पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है। और यहाँ पर ये तो पूछा गया था पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज अ नोड बिटवीन द न्यूक्लियाई, एब्सोल्युटली यही तो नोड्स हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है। हालांकि इस क्वेश्चन में इस बात से कुछ रिलेटेड कुछ भी है नहीं, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि आगे के एग्जाम्स के लिए इस कॉन्सेप्ट को टच किया जा सकता है। और राइट, फिलहाल तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा सही, पहला वाला स्टेटमेंट गलत। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज फॉल्स, नहीं जनाब ये वाला ऑप्शन होगा नहीं। हम नीचे की तरफ जाते हैं, पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, दूसरा स्टेटमेंट सही है जनाब, ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ moving on to the next question, that is question number 5. Select the compound from the following that will show intramolecular hydrogen bonding. Intramolecular hydrogen bonding, intermolecular hydrogen bonding and intramolecular hydrogen bonding में फर्क क्या है? इंट्रा यानी कि वो एक कंपाउंड के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी, इंटर दो कंपाउंड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? हम पहले तो आपको इंटर मॉलिक्यूलर एक्सप्लेन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल NH3, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन किया हुआ था, NH3 की हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरीके से होगी, HHH एंड यहाँ पर भी HHH। जैसे ही आप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर दो अलग अलग कंपाउंड है, एक NH3 का कंपाउंड ये रहा, एक NH3 का ये रहा, इन दोनों कंपाउंड्स के बीच में इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। बट इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब होता है एक ही कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो। ऑलराइट, तो हम ऑप्शंस को चेक करेंगे। H2O में भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, कैसे होगी? H2O का हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, HH, और एक बार हम और इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, राइट। यहाँ पे हालांकि दो लोन पेयर होंगे और यहाँ पर भी दो लोन पेयर होंगे, बट उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। जनाब आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी O एंड H की, इस तरीके से यहाँ पर भी कंपाउंड होंगे HH, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ना कि इंट्रामॉलिक्यूलर, राइट। NH3 में भी इंटरमॉलिक्यूलर होगी, जो कि हमने आपको यहाँ पर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। C2H5OH में भी इंटरमॉलिक्यूलर ही होगी, बट ऑप्शन नंबर 4 में इंट्रामॉलिक्यूलर होगी, जो कि इस तरीके से होगी, एक ही कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इंट्रामॉलिक्यूलर होगी, जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर 4 वुड बी द करेक्ट वन। N एंड H, यदि NO2 थोड़ा सा दूर होता तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, बट जनाब बिल्कुल ही करीब करीब वाले कार्बन से लगे हुए, तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर पॉसिबल है, राइट। तो ये वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, जो कि 27th जैन शिफ्ट 1 को पूछा गया था। चूज द पोलर मॉलिक्यूल फ्रॉम द फॉलोइंग। पोलर मॉलिक्यूल का मतलब होगा म्यू डज नॉट इक्वल टू 0, नॉन पोलर का मतलब होता है म्यू इक्वल टू 0, नॉन पोलर म्यू इक्वल टू 0, पोलर म्यू डज नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो फिलहाल हम ऑप्शंस को तरफ देखते हैं, CCl4, CO2, CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH CL3, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल पोलर होगा? तो सबसे पहले तो हम CCl4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, CCl, इस तरीके से हम इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। एंड आपको पता ही है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये निश्चित तौर पे अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रही होगी कार्बन से, इस तरीके से, एंड ये ऊपर की तरफ जाएगी। ऑलराइट, इसका डाइपोल मोमेंट इस तरीके से होगा।
और इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ आएगा, और ये लेट्स से इन दोनों क्लोरीन का रिजल्टेंट इस तरफ होगा, एंड ये पहले से ही इस तरफ है और ये ऊपर है। तो जनाब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर पोलैरिटी नहीं होगी, ये दोनों की दोनों डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, तो म्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि पोलैरिटी क्रिएट नहीं होगी। फाइनल एंड नाउ CO2 तो एक लीनियर स्ट्रक्चर है, OCO, जितना ये इस तरफ जाएगा उतना ही ये इस तरफ जाएगा, तो ये भी म्यू इक्वल टू 0 होगा, कोई भी पोलैरिटी यहाँ पर नहीं होगी। CH2 भी सेम तरह का कंपाउंड है, यहाँ पर भी कोई पोलैरिटी नहीं होगी, बट जब हम बात करेंगे CHCl3 की, ये यहाँ पर हम जनाब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे CHCl3, ClClClH। निश्चित तौर पे आपको नजर आ रहा होगा कि Cl की ये इस तरीके से डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी, और अब यहाँ पर जब आप रिजल्टेंट इन दोनों का निकालेंगे तो इस तरीके से होगा, बट इस बार ऊपर कैंसिल करने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि जनाब H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है इन कंपैरिजन टू कार्बन। जनाब इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो इस तरफ होगा, CL4 में ऊपर भी था तो कैंसिल आउट हो गया था, पर यहाँ पर कैंसिल आउट होगा नहीं, तो म्यू डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर पोलैरिटी है, तो ऑप्शन नंबर 4 वुड बी द करेक्ट वन, राइट। CHCl3 विल बी द पोलर मॉलिक्यूल। Now moving on to the next question, that is question number 7. Sum of bond order of CO and NO positive. बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर बहुत ही आसान सी ट्रिक हमने बनाई हुई है, 10-5 मिनट का वीडियो है, आप जाकर के देख सकते हैं। बहुत ही निश्चित तौर पे आसानी से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक सीख जाएंगे। बॉन्ड ऑर्डर बहुत ही इजी टॉपिक हो जाएगा आपके लिए। फिलहाल CO का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स बोले तो 14, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 3। एंड NO पॉजिटिव ओ भैया कहे गायब हो गया, यस जनाब 7 8 यानी कि 15, बट प्लस होने की वजह से एक माइनस होगा, यहाँ पर भी 14 आएगा, इसका मतलब इसका भी बॉन्ड ऑर्डर होगा 3 + 3 इक्वल टू 6, क्योंकि जनाब हमसे सम पूछा गया था, सम ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO एंड NO पॉजिटिव 6। हमने सीधे तरीके से कर लिया, बट फिर भी हम आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना चाहेंगे जो हमने उस वीडियो में किया हुआ है। जनाब एक ट्रिक हम आपको बता रहे हैं जिसकी वजह से आप बॉन्ड ऑर्डर बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन का समेशन 14 आता है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यदि 14 आता है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 3, 13 यानी कि 2.5, 12, 2, 11, 1.5, 10, 1, 9, 0.5, 8, 0, राइट, 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, राइट, 15, 2.5, 16, 2, 17, 1.5, 18, 1.0 यानी कि 1, एंड 19, 1, 20, 0.5। ओके, यहाँ पे 0.5 होगा जनाब, थोड़ी सी गलती हो गई है, 20 में 0 हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। क्या आप समझ पा रहे हैं कि हमने क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड देन बॉन्ड ऑर्डर। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि CO में जैसे ही हमने 14 CO के इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया तो 14 मिला हमको, तो यहाँ पर 3 इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। ऑलराइट, 14 यानी कि 3 बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ पर भी 14 आया तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। यदि यहाँ पे पॉजिटिव ना होता, सिर्फ NO होता, तो इसके समेशन 15 आता, तो उस केस में बॉन्ड ऑर्डर होता 2.5। इस टेबल को आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। 14 का आपको 3 याद करना, जैसे ही आप +1 इलेक्ट्रॉन होते जाएंगे, -1 इलेक्ट्रॉन होते जाएंगे, तो उसी हिसाब से 0.5 बॉन्ड ऑर्डर कम या ज़्यादा होता चला जाएगा। ऑलराइट, तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप कर लेंगे तो बहुत ही ईजिली आप सारे क्वेश्चंस को अटैक कर पाएंगे। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 8, जो कि 27 जैन शिफ्ट 2 को पूछा गया था। द नंबर ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। जनाब आपको यहाँ पर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को काउंट करके लिखना है। ऑलराइट, तो जनाब आप स्ट्रक्चर यदि बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से करेक्ट आंसर तक पहुंच पाएंगे। नाउ HF का हम सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं इस तरीके से। फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, एक्चुअली फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, राइट। तो निश्चित तौर पे ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये जनाब ये होगा पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर नहीं होगा। ऑलराइट, तो ये भी हमारे आंसर में काउंट फिलहाल तो नहीं होने वाला। नाउ SO2 का डायग्राम हम बनाएंगे इस तरीके से, बहुत ही ध्यान से देखना है हमको, और यहाँ पर होंगे 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 लोन पेयर। तो जनाब ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल नहीं होगा, क्योंकि इस तरीके से ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, एंड लोन पेयर है तो निश्चित तौर पे ये भी पोलर ही होने वाला है। एंड नाउ H2O का डायग्राम तो हम बहुत बार बना चुके हैं, बट फिर भी एक बार हम बना ही देते हैं। H2O का डायग्राम इस तरीके से होगा, एंड यहाँ पर जनाब होंगे 2 लोन पेयर, राइट, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में बिजी हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन 2 लोन पेयर का फॉर्मेशन करेंगे, तो जनाब H2O भी पोलर ही होगा। तो अभी तक HF, SO2 एंड H2O कोई भी हमारे आंसर में काउंट नहीं होने वाला, क्योंकि तीनों के तीनों ही पोलर मॉलिक्यूल हैं। एंड नाउ H2 की बात हम करेंगे।
वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल मॉलिक्यूल है। यहाँ पर आपको कहीं भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जैसे कंसेप्ट नजर नहीं आएगा। तो निश्चित तौर पे जनाब ये होने वाला है पोलर, क्योंकि ये होगा नॉन पोलर, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश नहीं की जा रही है। ऑलराइट, तो ये होगा नॉन पोलर, नॉन पोलर होगा। एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट CO2। जनाब CO2 का स्ट्रक्चर SO2 से डिफरेंट होता है, राइट। ये होता है लीनियर स्ट्रक्चर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जनाब कार्बन पर कोई भी लोन पेयर आपको नजर नहीं आएंगे, बट सल्फर पर आपको एक लोन पेयर नजर आएगा, जिस वजह से ये बेंट शेप में होता है एंड ये CO2 लीनियर शेप में होता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर ऑक्सीजन इस तरीके से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पर इस तरीके से, एंड दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, जिसकी वजह से ये हो जाएगा नॉन पोलर। राइट, आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है, किस तरीके से पोलैरिटी होती है एंड किस तरीके से नॉन पोलैरिटी होती है। तो फिलहाल CO2 भी हमारे आंसर में काउंट होगा। तो एक बार हम मार्क कर लेते हैं कि कौन कौन से हमारे आंसर में काउंट होने वाले हैं। H2 होगा एंड CO2 भी होगा। राइट, अब हम बात करेंगे CH4 के बारे में। CH4 का तो बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर जनाब होने वाला है, एंड यहाँ पर कुछ भी टफ जैसा आपको नजर नहीं आएगा। एंड यहाँ पर भी ये भी नॉन पोलर ही होने वाला है, कहीं भी कुछ भी तरीके से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश नहीं की जाएगी। तो जनाब ये भी हमारे आंसर में काउंट होगा। इसको हम येलो पेन से ही कर देते हैं, जस्ट अ सेकेंड। राइट, एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट NH3। ओके, अब जनाब हम NH3 के बारे में बात करेंगे। NH3 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो NH3 का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। आपने ये स्ट्रक्चर्स कई बार बनाए होंगे, और यहाँ पर होगा लोन पेयर। ऑलराइट, लोन पेयर होने की वजह से एंड नाइट्रोजन तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से खींचेगा ही, तो जनाब ये हो जाएगा पोलर। यहाँ पर पोलैरिटी आपको बहुत ही आसानी से नजर आ जाएगी, ये हो जाएगा पोलर, तो ये हमारे आंसर में काउंट नहीं होगा। एंड नाउ CCl3H, तो जनाब यहाँ पर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं CCl, ये हो जाएगा एंड H इस तरीके से हो जाएगा। क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, ये इस तरीके से खींचेगा, ये इस तरीके से खींचेगा, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो इस तरफ से आएगा। एंड H अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएगा, तो निश्चित तौर पे जनाब ये भी पोलर ही होने वाला है। राइट, वेरी सिंपल, तो ये भी हमारे आंसर में काउंट नहीं होगा। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट BF3। तो जनाब BF3 का स्ट्रक्चर बहुत ही ध्यान से हमको देखना है। यदि आपने स्ट्रक्चर ध्यान से नहीं देखा तो निश्चित तौर पे जनाब आप इसको गलत ही करने वाले हैं। हम अपना पेन चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर फ्लोरीन इस तरीके से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा, एंड ये वाला फ्लोरीन इस तरीके से, ये वाला फ्लोरीन इस तरीके से। बहुत ही ध्यान देने की बात है, इन दोनों फ्लोरीन का रिजल्टेंट इस तरीके से आएगा। राइट, वेरी सिंपल, क्योंकि ये तीनों के तीनों बॉन्ड 120 डिग्री एंगल पे होते हैं, 120 डिग्री एंगल पे होते हैं तीनों के तीनों बॉन्ड। राइट, तो निश्चित तौर पे इसका रिजल्टेंट इस तरीके से आएगा, एंड इसका रिजल्टेंट इस तरीके से तो है ही। तो जनाब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। BF3 में एक दूसरे को कैंसिल आउट करने की वजह से जनाब ये हो जाएगा नॉन पोलर। राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्टली यहाँ पर कंफ्यूजन होने के साथ साथ हम यहाँ पर पोलैरिटी लिख देते हैं, क्योंकि हमें सही से स्ट्रक्चर आता नहीं है, और हम अपना क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो निश्चित तौर पे जनाब BF3 हमारे आंसर में काउंट होगा। राइट, 1 2 3 4 जनाब यहाँ पर 4 नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 4 हम लिखेंगे। एंड BF3 के बजाय अगर NF3 होगा, ये हम आपको एडिशनल बता रहे हैं, यहाँ पर कोई भी इस क्वेश्चन में NF3 की जरूरत है नहीं, बट फिर भी हम आपको बताना चाहते हैं। तो NH3 को हम फिलहाल यहाँ से रिमूव करेंगे। राइट, तो जनाब BF3 तो हमने बना लिया। अब हम बात करेंगे NF3 की। NF3 में ध्यान देने वाली बात यह है कि नाइट्रोजन पर होते हैं लोन पेयर। राइट, लोन पेयर होने की वजह से इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा, ना कि इस तरीके से। बोरॉन पे जनाब कोई भी लोन पेयर नहीं होता है, बट नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, एंड ये लोन पेयर होने की वजह से ये हो जाएगा पोलर। राइट, BF3 NF3 सेम तरीके का साउंड करता है, इसलिए हमने BF3 के साथ साथ आपको NF3 का भी बताने की सोच ली। ऑलराइट, जनाब इसको आप समझ सकते हैं कि लोन पेयर होने की वजह से ये हो जाएगा पोलर। एंड नाउ आई थिंक अभी आपको कोई डाउट होगा नहीं, हमने सारे के सारे स्ट्रक्चर भी बना दिए, सभी को सही से एक्सप्लेन भी कर दिया। तो जनाब इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, ये शायद थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हम इसको बोल सकते हैं। राइट, क्योंकि इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, 4 के बजाय 3 लिख देंगे तो -1 मिल जाएगा। राइट, तो जनाब अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, जो कि 29 जैन शिफ्ट 1 में पूछा गया था। नंबर ऑफ कंपाउंड्स विद 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। ये जनाब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम अमंगेस्ट फॉलोइंग इज। तो इसके लिए तो हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि सेंट्रल मेटल पे कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम O3 का स्ट्रक्चर बनाएंगे। इस तरीके से बनेगा O3 का स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी O होगा। राइट, 1 2, ये रहा जनाब O3 का स्ट्रक्चर। मैंने कहा था आपको ये याद में रखना है, सेंट्रल मेटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम। अगर आप कंपाउंड की बात कर रहे होते तब तो यहाँ पर बहुत सारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट हमें सिर्फ सेंट्रल एटम पे देखना है, तो यहाँ पर हमें देखना है। तो आपको देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस ऑक्सीजन पे 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। राइट, तो O3 हमारे आंसर में काउंट होगा।
और अभी हम बात करते हैं H2O की। बहुत ही आसान सा डायग्राम है, H2 स्ट्रक्चर है। H2 तो आपने कई बार बनाया होगा इसका स्ट्रक्चर, राइट। तो हम एक बार फिर से बना लेते हैं H2O। यस जनाब, और यहाँ पर होते हैं 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आपको पता होगा कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6। तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करने में बिजी हो गए हैं, बट अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसका मतलब ये हमारे आंसर में नहीं होगा, क्योंकि हमें जनाब 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे सेंट्रल एटम पे, राइट। तो H2O हमारे आंसर में काउंट नहीं होगा। बट SF4 यानी कि सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन सल्फर में, 4 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करने में बिजी हो जाएंगे, और उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे जो कि 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन करेंगे, जो कि सेंट्रल एटम पे होगा। तो जनाब ये भी हमारे आंसर में काउंट होगा, SF4। राइट नाउ ClF3, क्लोरीन पे 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट सेल में। जनाब क्लोरीन को हम इस तरीके से फॉर्म करेंगे, और ये रहा क्लोरीन का स्ट्रक्चर, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। 3 फ्लोरीन हमने जैसे ही ऐड किए तो यहाँ पर जो 7 इलेक्ट्रॉन्स थे उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करने में बिजी हो गए, और अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, और ये 2 लोन पेयर का फॉर्मेशन करेंगे। तो जनाब ये हमारे आंसर में होगा नहीं, ClF3 भी हमारे आंसर में नहीं होगा। और अब हम बात करने वाले हैं NH3 की। NH3 का डायग्राम आपने कई बार बनाया होगा। यहाँ पर भी 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, तो 3 तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बिजी हो गए, और 2 बचे, यानी कि 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। NH3 भी हमारे आंसर में काउंट होगा। और अब हम बात करने वाले हैं BrF5 की। ब्रोमीन पर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, जिसमें से 5 फ्लोरीन के साथ बिजी हो जाएंगे, और 2 यानी कि 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे, XeF4। इसको जनाब यहाँ पे बनाते हैं XeF4, यानी कि उसमें से जिनॉन पे 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, उसमें से 4 बिजी हो जाएंगे फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करने में, और 4 इलेक्ट्रॉन बाकी रह जाएंगे, यानी कि 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स XeF4 में होंगे, राइट। तो ये हमारे आंसर में काउंट नहीं होगा। तो जनाब अब हम देख लेते हैं हमारे आंसर में कितने काउंट होंगे। O3 काउंट होगा, क्योंकि जनाब यहाँ पे सिर्फ 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। H2O काउंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। SF4 काउंट होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, राइट। ClF3 का डायग्राम ये रहा। यहाँ पे जनाब 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं क्लोरीन पे, जो कि सेंट्रल एटम है, तो ये हमारे आंसर में काउंट नहीं होगा। एंड NH3 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आंसर में काउंट होगा। BrF5 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आंसर में काउंट होगा। XeF4 आंसर में काउंट नहीं होगा। 1 2 3 4, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 4। ऑल राइट, क्योंकि हमें यहाँ पे नंबर ऑफ कंपाउंड्स विद 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, जो कि 29th जैन शिफ्ट में पूछा गया था। द नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच आर पैरामैग्नेटिक विद बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1। ओके, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा इरेज करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम स्पेस जनरेट कर सकें आगे की चीज़ों के लिए, राइट। तो ओके, तो सबसे पहले हम He2 पॉजिटिव, O2 पॉजिटिव, N2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F2 Ne2 पॉजिटिव, B2O। ओके, तो सारे के सारे हमें चेक करने हैं इसमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक है विद बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1। पैरामैग्नेटिक भी होना चाहिए और उसका बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1 होना चाहिए। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, क्योंकि ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 7 8 कंपाउंड्स दिए हुए हैं, उसमें से भी 2 चीज़ें बतानी है हमको, बॉन्ड ऑर्डर भी बताना है और उसका मैग्नेटिक बिहेवियर भी बताना है। तो आपको पता होगा कि पैरामैग्नेटिक, यानी कि पैरामैग्नेटिक हम नॉर्मली तौर पे लिख रहे हैं इसको, पैरामैग्नेटिक मीन्स ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड डायामैग्नेटिक इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट, जनाब थोड़ा सा ध्यान से, एक्सेप्ट हम यहाँ पर दूसरे पेन से लिखने की कोशिश करेंगे, एक्सेप्ट 10 and 16। यदि 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो जनाब वो पैरामैग्नेटिक होगा, जबकि इवन है 10 उसके बाद ही पैरामैग्नेटिक होगा, एंड 16 इवन है उसके बाद ही पैरामैग्नेटिक होगा। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड 10 and 16 इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज पैरामैग्नेटिक, राइट। और डायमैग्नेटिक इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट 10 and 16। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आप याद रख सकते हैं, शॉर्टकट तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, राइट। अभी हम H2 के बारे में बात करने वाले हैं। एक बार फिर से अपना पेन चेंज कर लेते हैं। H2 में होगा क्या जनाब? H2 में आप निश्चित तौर पे देख पा रहे होंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। H2 का फॉर्मेशन जैसे ही आप करेंगे तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं एंड बॉन्ड ऑर्डर भी लिखते हैं, राइट। और बॉन्ड ऑर्डर का आपको एक रूल पता होगा, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू NB बोले तो बॉन्डिंग माइनस NAB, एंड उसके बाद हम लिखेंगे नीचे 2, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू बॉन्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाई 2। इसको आपको याद रखना है। और हमने आपको और भी तरीके बताए हुए हैं बॉन्ड ऑर्डर निकालने के, यदि उसका
इलेक्ट्रॉन 8 to 20 आता है, राइट। तो उसके लिए आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं, बट 8 से अगर कम होता है नंबर इलेक्ट्रॉन्स का तो उसके लिए आपको ये ट्रिक का यूज करना पड़ेगा, राइट। H2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, H2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड बॉन्ड ऑर्डर उसका क्या होगा, एक सेकेंड, बॉन्ड ऑर्डर इस तरीके से भी हम लिख लेंगे। पहले बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, बहुत ही ध्यान से सुनना है, कंसंट्रेशन बनाकर रखना है, राइट। 2 2 4 2 4 2, बहुत ही ध्यान से, यहाँ पर ये सिग्मा के लिए है एंड ये पाई के लिए है, ऑलराइट। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत ध्यान से सुनना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यहीं पे होगा। 2 इलेक्ट्रॉन है, पहले हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 1 2, उसके बाद 3 4, उसके बाद यहाँ पर आएंगे, फिर आगे जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में हो जाएंगे। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बॉन्ड ऑर्डर के लिए बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 0, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, एंड डिवाइडेड बाई 2, सॉरी मैंने आई थिंक यहाँ पे डिवाइड बोल दिया, यहाँ पे माइनस होगा जनाब। 2 बॉन्डिंग है तो यहाँ पर आप 2 लिखेंगे, -0 क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं इन केस ऑफ हाइड्रोजन, एंड डिवाइड बाई 2, 2 - 0 डिवाइड बाई 2 दैट इज 1, यानी कि इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। एंड बॉन्ड ऑर्डर 1 हुआ है, हमसे 1 ही पूछा गया है, बट हमें पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक भी बताने हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि डायमैग्नेटिक इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट 10 and 16, तो यहाँ पर इसका डाया होगा, मैग्नेटिक बिहेवियर, क्योंकि जनाब इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑलराइट। अभी हम बात करेंगे He2 की, He2 यानी कि हीलियम 2 पॉजिटिव, राइट। तो हीलियम की वजह से यहाँ पे 2 + 2 4, -1 प्लस की वजह से -1 होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं He2, ओके, जस्ट अ सेकेंड, इसको हम यहाँ से हटाएंगे एंड He2 पॉजिटिव, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में होंगे एंड 1 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में होगा, ऑलराइट, क्योंकि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है। 2 हम यहाँ पर लिखेंगे, -1 यहाँ पे लिखेंगे, 2 - 1 1 डिवाइड बाई 2 0.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 0.5। तो यहीं से कट हो जाएगा, क्योंकि हमें दोनों कंडीशन फुलफिल करनी है, तो हमें आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है, बट फिर भी हम चेक करेंगे और लिखेंगे। यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, तो इसका आंसर होगा पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक यहाँ पे हो रहा है, बट बॉन्ड ऑर्डर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये मैग्नेटिक बिहेवियर वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो ये वाला आंसर भी नहीं होगा और ये वाला आंसर भी नहीं होगा, क्योंकि हमें दोनों कंडीशन फुलफिल करनी है। O2 पॉजिटिव, O2 पॉजिटिव का मतलब है यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 6 12 - 1 11, O2 पॉजिटिव, यहाँ पर 11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट सेल में। तो 11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो पैरामैग्नेटिक निश्चित तौर पे हो जाएगा, तो हम पैरामैग्नेटिक P लिख देते हैं यहाँ पर। एंड कितने, क्या बॉन्ड ऑर्डर होगा इसका, आप उस ट्रिक से भी जब बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे जो हमने 8 to 20 इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिखी हुई थी, तो आप यहाँ पर ये काउंटिंग करेंगे कि 8 8 16 - 1 15, राइट, क्योंकि वहाँ पे कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स की हम काउंटिंग कर रहे होते हैं। तो उस ट्रिक के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम 15 इलेक्ट्रॉन्स लिख रहे होंगे, जिसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.5, क्योंकि 14 का 3 होता है और उसे 1 प्लस या 1 माइनस होने पे बॉन्ड ऑर्डर 0.5 प्लस या माइनस होता है, ऑलराइट। तो उसके हिसाब से यहाँ पर 2.5 बॉन्ड ऑर्डर आएंगे जब आप 15 इलेक्ट्रॉन्स ले रहे होंगे। बट इस ट्रिक को जो हम यूज कर रहे होते हैं, तो हमें आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, जो कि यहाँ पर होंगे 11। अब उसके हिसाब से बॉन्ड ऑर्डर 2.5 कैसे आएगा जनाब, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। नाउ 11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम पेन को चेंज कर लेते हैं सबसे पहले, ताकि समझ में आसानी से आए। जैसे कि हमने आपको कहा, पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में रखे जाएंगे, फिर 2 एंटी बॉन्डिंग में, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे होंगे। 11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबसे पहले बॉन्डिंग में 1 2 3 4, एंटी बॉन्डिंग में उसके बाद 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि अभी भी हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से और आएंगे एंड 1 और आएगा, यानी कि 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, हमने 11 के 11 यूज कर लिए या फिर नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यस जनाब, हमने 11 इलेक्ट्रॉन्स यूज कर लिए हैं। नाउ अब थोड़ा सा हम स्क्रीन को ऊपर करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर लिखेंगे एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 8 - 1 2 3 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2.5। जैसा कि हमने आपको कहा था, उस वाली ट्रिक से जब आप करेंगे तब भी आपको बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आएगा और इससे भी 2.5 ही आएगा, तो जनाब हम 2.5 यहाँ पर लिख देते हैं, ऑलराइट। तो ये भी हमारे आंसर में काउंट नहीं होगा, क्योंकि हमें 1 बॉन्ड ऑर्डर चाहिए। तो जनाब हम बात करने वाले हैं N2 नेगेटिव की, राइट। तो 5 5 10, यहाँ पर 2 माइनस है तो 2 इलेक्ट्रॉन को हम ऐड कर रहे होंगे, राइट, क्योंकि यदि प्लस लिखा हुआ है तो हम माइनस करते हैं, एंड अगर निगेटिव लिखा हुआ है तो हम प्लस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। N2 नेगेटिव, आउटर मोस्ट सेल में 5 5 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और 2 नेगेटिव की वजह से 12 हो जाएंगे, राइट। तो सबसे पहले तो हम पेन लेकर आते हैं अपना येलो, N2 नेगेटिव यानी कि 12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड उसकी वजह से यहाँ पर हो जाएगा D डायमैग्नेटिक, एंड डायमैग्नेटिक है तो हमें चेक करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमें पैरामैग्नेटिक पूछा हुआ है, बट फिर भी हम कर लेते हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। N2 नेगेटिव यानी कि 12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड 1 2 3 4, एक बार हम फिर से यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं N2 नेगेटिव के लिए, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें बॉन्डिंग में चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग में चाहिए, 4 + 2 बॉन्डिंग में चाहिए और 2 एंटी बॉन्डिंग में, राइट। तो अब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 माइनस 1 2 3 4 4 डिवाइड बाई 2, जो कि आप यहाँ पे फॉर्मूला देख पा रहे होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2। तो इसका आंसर होगा 2, तो यहाँ पर इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। ऑलराइट, तो उसके हिसाब से ये वाला भी हमारा आंसर होगा नहीं। अब हम थोड़ा सा इरेज करते हैं ताकि हम आगे के क्वेश्चंस के लिए स्पेस बना सकें। और अब हम बात करने वाले हैं O2 2 नेगेटिव की, O2 2 नेगेटिव, और यहाँ पर O2 2 नेगेटिव यानी कि 6 6 12 2 14, गॉट इट। 14 आएगा यहाँ पर O2 2 नेगेटिव में, और इसकी वजह से D डायमैग्नेटिक हो जाएगा। एंड 14 इलेक्ट्रॉन्स हम किस तरीके से फिल करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, राइट। तो यहाँ पर बॉन्डिंग में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, थोड़ा सा हम स्क्रीन को ऊपर करेंगे, बॉन्डिंग में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग में होंगे 6 डिवाइड बाई 2, इसका आंसर होगा 1। तो जनाब इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। बड़ी अजीब समस्या है जिसका इसका तो दोनों भी नहीं होंगे, ना पैरामैग्नेटिक है ना बॉन्ड ऑर्डर तो इक्वल है, इसका बॉन्ड ऑर्डर इक्वल आ रहा है, उसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर नहीं मिल रहा है। तो जनाब उस तरीके से ये वाला भी हमारा आंसर होगा नहीं। तो जनाब अब हम चेक करने वाले हैं F2 को। F2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7 यानी कि 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट सेल में, ऑलराइट। क्योंकि F2F में आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत ही आसान है। 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, F2 को हम लिख लेते हैं 14। तो जनाब इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे हम बहुत ही शॉर्ट एक बार फिर से इरेजर का यूज करना चाहेंगे, इसको हटाते हैं सबसे पहले, ओके राइट। यहाँ पे ये क्लियर हो चुका है। और अब हम 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 माइनस 6 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1। इसका बॉन्ड ऑर्डर जनाब होगा 1। आई थिंक आई एम बिल्कुल ओके। इसका बॉन्ड ऑर्डर जनाब होगा 1 एंड बॉन्ड ऑर्डर तो 1 हो जाएगा, बट इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, इवन है तो ऑब्वियसली डायमैग्नेटिक। एंड जनाब ये भी आंसर में नहीं होगा। Ne2 पॉजिटिव, Ne2 पॉजिटिव का क्या होगा, Ne2 पॉजिटिव में होंगे 15 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि Ne नियॉन में 8 8 16, 8 + 8 16 होगा एंड प्लस की वजह से एक माइनस हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर होंगे 15 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, Ne2 पॉजिटिव में 15 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, जब आप लिखेंगे 14 + 1 15, तो यहाँ पे 8 - 7 डिवाइड बाई 2 आएगा, राइट। आप करके भी देख सकते हैं, स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर करेंगे हम, जैसे ही आप देखेंगे 8 - 7 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0.5 आएगा, आप करके देख लीजिएगा, राइट। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 0.5 एंड पैरामैग्नेटिक, तो जनाब 0.5 ऑर्डर, ये वाला आंसर भी नहीं होगा। नाउ B2, अब हमें B2 का देखना है, B2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे B2 में इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6, राइट। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होंगे बोरॉन में, एंड 3 + 3 6 हो जाएगा इसका आंसर। B2 इसका आंसर होगा 6। बट जनाब B2 में डायमैग्नेटिक नहीं होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, जबकि यहाँ पर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं फिर भी इसका मैग्नेटिक बिहेवियर पैरामैग्नेटिक होता है। और अब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर जब चेक करेंगे तो एक बार फिर से हम इसको रफ करते हैं, इसका बॉन्ड ऑर्डर भी हम चेक कर रहे होंगे, जस्ट अ सेकेंड। यस जनाब 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल में हमें 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग में 2 मिल रहे हैं, डिवाइड बाई 2, यानी कि इसका आंसर होगा 1। तो जनाब फाइनली हमें एक तो ऑप्शन सही मिल रहा है, हमें पैरामैग्नेटिक भी चाहिए एंड बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1 चाहिए। पैरामैग्नेटिक नहीं है तो इस वजह से ये कट हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक तो है बट बॉन्ड ऑर्डर 1 नहीं है तो इस वजह से ये हट जाएगा। यहाँ पर पैरामैग्नेटिक है, ये वाला भी हट जाएगा, ये वाला भी, ये और ये। एट द एंड आपको सिर्फ बोरॉन में ही ये दोनों कंडीशन फुलफिल मिल रही होंगी।
राइट। तो इसका बेसिकली आंसर हम क्या लिखेंगे, क्योंकि हमें पूछा गया था द नंबर ऑफ, जस्ट अ सेकेंड स्क्रीन थोड़ी सी ब्लर है, द नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग विच आर पैरामैग्नेटिक विद बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1। जनाब इसका आंसर होगा 1, क्योंकि सिर्फ एक ही इसमें से सेटिस्फाई कर रहा है ये दोनों की दोनों कंडीशंस को। ऑलराइट, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, टफ तो इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कोई क्वेश्चन था, टफ नहीं है बट थोड़ा सा लेंदी है। ऑलराइट, तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। तो उसके पहले हम ये सारी चीज़ों को पहले रफ करते हैं। तो जनाब ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। 29 जैन शिफ्ट 2 को पूछा गया था द टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस चीज़ को हम पहले अंडरलाइन करेंगे, द टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड फ्रॉम 2s and 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन अ डायटॉमिक मॉलिक्यूल। पहले तो हम इसका ओवरव्यू ड्रॉ कर रहे होंगे, ओवरव्यू, राइट। तो सबसे पहले एटॉमिक ऑर्बिटल, एंड जो इस तरीके से ब्रेक होता है ये सबसे ऊपर होता है और ये नीचे होता है, राइट। एटॉमिक ऑर्बिटल ये होता है बेसिकली एंटी बॉन्डिंग, एंड ये होता है बॉन्डिंग। नीचे वाला बॉन्डिंग होता है, ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग होता है, ठीक है। इसका ओवरव्यू हमने क्रिएट कर लिया और अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर्म फ्रॉम 2s and 2p, 2s and 2p से जो फॉर्म होगा उसको हम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले इसको हटाते हैं, तो अभी हम 2s के लिए बनाएंगे 2s, राइट, और यहाँ पर भी 2s। तो जनाब होगा क्या, इस तरीके से ब्रेक होगा, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है एंड ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, राइट। तो हमें यहाँ पर लिखना क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में हमसे पूछा गया, तो हमें बॉन्डिंग ऑर्बिटल को काउंट नहीं करना है। ये सिग्मा 2s एंड ये सिग्मा स्टार 2s, राइट, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो गया। और हमने 2s का ड्रॉ कर लिया और उसी तरीके से हमें 2p का भी ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हम येलो पेन का यूज करेंगे। सबसे पहले हम p ऑर्बिटल को बनाएंगे इस तरीके से, यहाँ पर 2px 2py 2pz हैं, और राइट। तो अभी हम एंटी बॉन्डिंग एंड बॉन्डिंग ऑर्बिटल को भी बनाएंगे। तो एक बार इस तरीके से होता है एंड एक इस तरीके से होता है, राइट, एंड इस तरीके से नीचे होगा। बहुत ही ध्यान से देखते हुए चलना है हमको। इसको हम 2pz बोलते हैं एंड इसको 2px 2py बोलते हैं, पाई 2pz पाई 2px पाई 2py, राइट। एंड इसी तरीके से पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py एंड नीचे वाला पाई स्टार 2pz, और राइट। तो हमसे यहाँ पे पूछा गया था एंटी बॉन्डिंग, ये रहा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फाउंड फ्रॉम 2s एंड 2p ऑर्बिटल। तो 2s की वजह से 1 ऑर्बिटल यहाँ पर होगा एंड 2p की वजह से एंटी बॉन्डिंग में 1 2 3 3 यहाँ पर होंगे, ऑलराइट। तो 1 2 3 4 यहाँ पर जनाब हमका इसका आंसर होगा 4, क्योंकि हमसे टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग पूछा गया था। यदि हमसे एंटी बॉन्डिंग को हटा दिया जाए, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पूछे जाए, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका आंसर होगा। बट हमसे सिर्फ और सिर्फ एंटी बॉन्डिंग के बारे में पूछा गया है, तो हम यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे 4। बट एक मिस्टेक हमने कर दिया, हमने थोड़ा सा जल्दी में ध्यान नहीं दिया, बट अभी हम इसको सही किए देते हैं। हालांकि उससे आपका आंसर पे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, बट फिर भी हम इसको सही करना चाहेंगे। ये वाला जनाब पाई नहीं सिग्मा होता है, ये सिग्मा 2pz होता है ये वाला, एंड यहाँ पर भी सिग्मा 2pz होगा, सिग्मा स्टार 2pz सिग्मा 2pz, ये सिंगल वाला सिग्मा होता है, उसके बाद वाले पाई होते हैं, राइट। तो फिलहाल हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन 2 फॉर्माइल हेक्स 4 इन 1 ओइक एसिड। तो बेसिकली क्वेश्चन आसान है, बट हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा। इसका स्ट्रक्चर हम किस तरीके से बनाएंगे, 2 फॉर्माइल हेक्स, सबसे पहले तो हमको 6 कार्बन चाहिए, 1 2 3 4 5 एंड 6 हेक्स से हमने 6 कार्बन ड्रॉ कर लिए हैं, एंड अब हमें 2 फॉर्माइल हेक्स 4 इन 1 ओइक एसिड देखना होगा। तो इस तरफ से हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 पे होगा ओइक एसिड यानी कि डबल बॉन्ड OH, राइट। इसकी नंबरिंग सबसे पहले हम करना चाहेंगे ब्लू पेन से, 1 2 3 4 5 एंड 6। और अब 1 ओइक एसिड तो लग चुका है 4 इन, यानी कि 4 नंबर पे डबल बॉन्ड होगा, 1 2 3 4 जनाब यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड, एंड 2 फॉर्माइल का मतलब जनाब यहाँ पर लगेगा CHO, C डबल बॉन्ड OH, राइट। तो अब आई थिंक हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। 2 फॉर्माइल हेक्स 4 इन 1 ओइक एसिड, 2 फॉर्माइल
राइट। हेक्स यानी कि 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन होगी, हेक्स 4 इन 1 ओइक एसिड, राइट। तो अब हम बाकी पे H ऐड कर देते हैं क्योंकि हमें जनाब सिग्मा और पाई भी निकालना है, तो उसके लिए हमें H को सही से लिखना होगा। यहाँ पर एक ही H होगा, यहाँ पर भी एक H होगा, यहाँ पर 2 H होंगे। बहुत ही जनाब ध्यान से चलना है, कोई भी कार्बन से सिर्फ 3 बॉन्ड मत बना दीजिएगा, 4 के चारों बॉन्ड लगेंगे तब जाकर के आप सिग्मा और पाई सही से ड्रॉ कर पाएंगे, राइट। तो इस कार्बन पर भी एक H होगा एंड इस कार्बन पे कोई H होगा नहीं क्योंकि जनाब 1 2 3 4 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके हैं। आई थिंक हमने सारे के सारे बॉन्ड्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब हम काउंट करेंगे सिग्मा पेयर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं। एक सेकेंड, हम रेड पेन लेकर आते हैं सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड्स के लिए। ये रहा सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। आई थिंक 19 होगा इसका आंसर। एक बार फिर से आप चेक कर सकते हैं, इसका आंसर 19 ही होगा। और अब हम पाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए लेकर आएंगे ब्लू पेन। पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर होगा 1 एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली आपको डबल बॉन्ड में ही नजर आ रहे होंगे, 1 एंड यहाँ पर 2 3, राइट। और कोई पे डबल बॉन्ड है नहीं, तो पाई का जनाब इसका आंसर हो जाएगा 3। और हमसे सम पूछा गया था टोटल नंबर ऑफ, यानी कि 19 + 3 = 22, तो जनाब इसका आंसर होगा 22। द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन 2 फॉर्माइल हेक्स 4 इन 1 ओइक एसिड में 22 सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड्स होंगे। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद जीरो डाइपोल मोमेंट अमंग CH4 BF3 H2O HF NH3 CO2 एंड SO2। ओके, तो सबसे पहले हम रेड पेन को लेकर आते हैं। यस जनाब, अब हम ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर। द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद जीरो डाइपोल मोमेंट, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो हो अमंग CH4 BF3 एंड एवरीथिंग, राइट। सबसे पहले जीरो डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या होगा? तो सबसे पहले जीरो डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या होगा? जीरो डाइपोल मोमेंट मींस नॉन पोलर। अगर वहां पे पोलैरिटी होगी ही नहीं तो डाइपोल मोमेंट कहां से होगा, राइट। पोलैरिटी जब होगी तभी तो डाइपोल मोमेंट होगा, क्योंकि तभी तो एक तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे, राइट। CH4 में आप जब चेक करेंगे तो आपको निश्चित तौर पे इसका आंसर यस मिलेगा, क्योंकि जनाब यहाँ पर कोई भी पोलैरिटी होगी नहीं, बट फिर भी हम ड्रॉ करते हैं H H H और यहाँ पर भी H। कोई भी यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कोई भी यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट लगेगा नहीं, क्योंकि जनाब कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव तरह का नहीं है। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये पोलैरिटी इसकी होगी नहीं, यानी कि नॉन पोलर होगा। नॉन पोलर ही हमें पता करना है, क्योंकि नॉन पोलर से ही जीरो डाइपोल मोमेंट तक पहुंचा जा सकता है। यदि नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो उसका डाइपोल मोमेंट जीरो ही होगा, तो जनाब ये आंसर में काउंट होगा, CH4 आंसर में काउंट होगा, क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, राइट। और अब हम बात करेंगे BF3 की। BF3, तो निश्चित तौर पे आप देख पा रहे होंगे कि फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, तो इसका जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा वो नीचे की तरफ होगा, यानी कि ये पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल है तो ये आंसर में काउंट नहीं होगा। नाउ H2O का स्ट्रक्चर हम यहाँ पर बनाएंगे, ये रहे उसके लोन पेयर और यहाँ पर 2 H लग जाएंगे, तो निश्चित तौर पे आप देख पा रहे होंगे ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, इस तरफ से भी खींचेगा, तो इसका जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा इस तरह का होगा, तो जनाब ये भी हो जाएगा पोलर, तो ये भी हमारे आंसर में काउंट नहीं होगा, राइट। और HF की बात करते हैं। HF तो बहुत ही आसानी से आपको नजर आ रहा होगा, फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, तो ये भी पोलर मॉलिक्यूल ही होगा और ये भी हमारे आंसर में काउंट नहीं होगा। और अब हम बात करेंगे NH3 की। NH3 में भी थोड़ी सी स्क्रीन को ऊपर करते हैं। NH3 यहाँ पर इस तरीके से लोन पेयर लगेगा, NH3, ये रहे 3 बॉन्ड H से जुड़े हुए, लोन पेयर है, तो जनाब ये भी पोलर ही होगा, ऑलराइट, तो ये भी हमारे आंसर में काउंट नहीं होगा। और अब हम बात करने वाले हैं CO2 की। सबसे पहले हम इरेजर का यूज करेंगे, तो जनाब हम कंप्लीट करेंगे CO2 को एंड SO2 को। CO2 बेसिकली एक लीनियर मॉलिक्यूल है, इस तरीके से डिजाइन होता है CO2, राइट। तो निश्चित तौर पे आप देख पा रहे हैं कि ये लीनियर मॉलिक्यूल है, इसका इस तरफ होगा एंड ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, जिससे कि ये हो जाएगा नॉन पोलर, ऑलराइट। नॉन पोलर होने की वजह से ये हमारे आंसर में काउंट होगा, यानी कि CO2 को हम अपने आंसर में काउंट करेंगे। एंड SO2, यहाँ पे थोड़ा सा समझना होगा, CO2 तो लीनियर मॉलिक्यूल है, बट SO2 एक लीनियर मॉलिक्यूल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलते हैं। SO2 इस तरीके से बेंट फॉर्म में होता है, जिसकी वजह से ये नॉन पोलर नहीं होगा जनाब, इसकी पोलैरिटी होती है, क्योंकि ये इस तरफ जाएगा एंड रिजल्टेंट इस तरफ आएगा नीचे की तरफ, राइट। लोन पेयर की वजह से ये बॉन्ड लीनियर नहीं होता है, बेंट शेप में होता है, जिसकी वजह से ये हो जाएगा पोलर।
तो ये हमारे आंसर में काउंट नहीं होगा। तो जनाब हम काउंट करते हैं CH4 नॉन पोलर है, BF3 को हमने क्या लिखा हुआ है, पोलर। आई थिंक हमने थोड़ी सी गलती की है यहाँ पर, BF3 पोलर नहीं होता है, BF3 नॉन पोलर होता है। बट हमने यहाँ पर ओके हमने डायग्राम सही से नहीं ड्रा किया है। BF3 के लिए इस तरीके से डायग्राम होता है, BF3 यहाँ पर 2 F लगेंगे और एक F यहाँ पर होगा। सबसे खास बात BF3 में ये होती है कि ये 120 डिग्री एंगल पे होते हैं। ये तीनों के तीनों बॉन्ड 120 डिग्री एंगल पे होते हैं। जब इसका रिजल्टेंट हम निकालेंगे तो इस तरफ आएगा, इन दोनों फ्लोरीन का रिजल्टेंट इस तरफ आएगा एंड इसका रिजल्टेंट इस तरफ आएगा। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, राइट। ये दोनों के दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो जनाब ये हो जाता है नॉन पोलर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमने यहाँ पर गलती की है जनाब, आप मत करिएगा, राइट। तो एक्चुअली BF3 भी हमारे आंसर में काउंट होगा। CH4 BF3 एंड CO2 ये तीन जो होंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर होने की वजह से इनका डाइपोल मोमेंट 0 होगा। तो जनाब हमारे पास आंसर लिखना होगा 3, राइट। CH4 BF3 एंड CO2 इज नॉन पोलर। तो जनाब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की, जो कि 30J एंड शिफ्ट 1 को पूछा गया था। मॉलिक्यूल एंड शेप दिए हुए हैं और हमको उनसे मैच करवाना है, ऑलराइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे BrF5 H2O ClF3 SF4। H2O तो जनाब हर किसी को पता होता है कि वो बेंट शेप में होता है, राइट। H2O SO2 ये बेंट शेप में होते हैं। तो जनाब जैसे ही आप H2O को देखेंगे, बेंट शेप को देखेंगे, यानी कि बी का थर्ड ऑप्शन होना चाहिए, बी का सेकंड, बी का फर्स्ट। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकंड ऑप्शन तो होगा नहीं, ऑलराइट। थोड़ा सा हम ऊपर जाने की कोशिश करेंगे एंड ऑप्शन नंबर 3, जैसे ही ऑप्शन नंबर 3 को देखेंगे तो बी का फोर्थ, यानी कि ये भी आंसर में नहीं होगा, बी का थर्ड। तो निश्चित तौर पे ऑप्शन 4 ही हमारा सही होने वाला है। यदि आपको एक भी पता था ना H2O, जो कि ऑलमोस्ट हर बच्चे को पता होता ही होता है, H2O भी आपको पता था, तो जनाब आप सीधा सा आंसर की तरफ जा सकते थे। बट फिर भी हम यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करेंगे BrF5 H2O ClF3 SF4 का कौन सा शेप होता है। तो हमने केमिकल बॉन्डिंग के लिस्ट में एक वीडियो बनाया हुआ है जहां पर हमने ज्योमेट्री, शेप, एवरीथिंग बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। बेसिकली शेप, जियोमेट्री, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर पर ही डिपेंड करते हैं, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। ज्योमेट्री के लिए हमें बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो उस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब 2 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, या फिर 3 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, एवरीथिंग जब भी कुछ होता है तो हम उसका शेप किस तरीके से बता पा रहे होंगे। बट यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ इन चारों को एक्सप्लेन करेंगे, राइट। तो BrF5 यानी कि ब्रोमीन F5, ब्रोमीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। जो 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें से 5 इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में चले गए, यानी कि यहाँ पर अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, यानी कि 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास मिलेंगे। एंड यहाँ पर BrF5 यानी कि 5 बॉन्ड पेयर। फिलहाल हम आपको डायग्राम भी ड्रॉ कर ही देते हैं। इस तरीके से आप 5 फ्लोरीन को ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन का, ये इस तरीके से ये 5 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए। अब बचे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 1 लोन पेयर बचा हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 लोन पेयर, यहाँ पर हो जाएगा 5 बॉन्ड पेयर, ऑलराइट। एंड H2O का जब डायग्राम हम बनाएंगे तो इस तरीके से ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर आपको 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नजर आते हैं, क्योंकि जनाब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 और 5 6, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो चुके हैं। एंड यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए, यानी कि 2 लोन पेयर। तो जनाब इसका आंसर होगा 2 एंड 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स H2O के लिए। ClF3 यानी कि क्लोरीन F3, क्लोरीन की आउटर मोस्ट शेल में 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में बिजी हो चुके हैं, यानी कि यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर होंगे एंड 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन एंड 4 + 3 = 7, और राइट। SF4 यानी कि यहाँ पर 4 होगा और यहाँ पर 2 होगा, 2 नहीं सॉरी 1 होगा, क्योंकि जनाब 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 4 बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो चुके हैं और 2 यहाँ पर होंगे, राइट। 5 1 2 2 3 2 4 1। जनाब सबसे पहले हम इरेजर का यूज करते हैं एंड इन सारी चीज़ों को हटाते हैं। तो जब आप उस टेबल को देखेंगे उस वीडियो में, तो आप निश्चित तौर पे पाएंगे कि 5 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर के केस में स्क्वायर पिरामिडल शेप होता है, स्क्वायर पिरामिडल शेप होता है, राइट। एंड 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर के केस में बेंट एंगुलर या वी शेप होता है, बेंट एंगुलर। ये बेसिकली एक ही नाम है, राइट। यहाँ पर बेंट के बजाय एंगुलर भी लिखा हो सकता था। एंड 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर के केस में जनाब आपको मिलेगा टी शेप, यस। 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर के केस में आपको टी शेप मिलेगा एंड 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर के केस में आपको मिलेगा सी शॉ शेप। ये फिलहाल हमने यहाँ पर सिर्फ 4 एक्सप्लेन किए हैं। आपको 10 से 12 शेप याद करने के लिए आपको उस टेबल को देखना होगा, वहां पर आपको
बहुत ही अच्छे तरीके से हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरीके से कब कौन सा शेप डिजाइन होगा, राइट। तो हम फिलहाल इसको मैच करने की कोशिश करेंगे। ए का होगा स्क्वायर पिरामिडल, यानी ए का फोर्थ, तो क्या उस फोर्थ ऑप्शन में ये सही होगा? ए का होगा फोर्थ एंड बी का थर्ड। एक बार फिर से मैच करने की कोशिश करेंगे। ए का फोर्थ, बी का थर्ड, बिल्कुल सही। एंड सी का फर्स्ट, डी का सेकेंड। सी का फर्स्ट होगा एंड डी का सेकेंड होगा, यानी कि जस्ट अ सेकेंड, सी का फर्स्ट यानी कि ClF3 का टी शेप होगा। यस जनाब, टी शेप एंड सीशा शेप। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ भी गई होंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 जो कि 30 जनवरी शिफ्ट 1 को पूछा गया था। द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड फ्रॉम 2s and 2p एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 11 मिलेगा, बट फर्क सिर्फ इतना सा है, यहाँ पर द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पूछा गया है और वहां पर एंटी बॉन्डिंग पूछा गया था। यहाँ पर आपको बॉन्डिंग ऑर्बिटल प्लस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल करके आंसर लिखना होगा। इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है ये हमने क्वेश्चन नंबर 11 में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट। तो आपने उस क्वेश्चन को देखा होगा, समझ में आ ही गया होगा। बट यहाँ पर इसका आंसर होगा 8, क्योंकि यहाँ पर बॉन्डिंग ऑर्बिटल प्लस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल लिखना पड़ेगा। ऑलराइट, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 जो कि 30 जनवरी शिफ्ट 2 को पूछा गया था। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1, since fluorine is more electronegative than nitrogen, the net dipole moment of NF3 is greater than NH3। स्टेटमेंट 2 भैया बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है, इतना स्टेटमेंट पढ़ने से ही डर लग जाता है। since fluorine is more electronegative than nitrogen, राइट, बिल्कुल सही है। the net dipole moment of NF3 is greater than NH3। NF3 का डायग्राम इस तरीके से होगा, ओ सॉरी यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर तो लोन पेयर्स होंगे। NF3 का ये रहा डायग्राम एंड NH3 का डायग्राम इस तरीके से होगा। ऑलराइट, क्या कहा गया था? नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन NH3। क्लोरीन का इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, तो नेट डाइपोल मोमेंट इस तरफ होगा, नीचे की तरफ। एंड NH3 में N ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपेरिजन टू H, तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट इस तरफ होगा। जनाब यहाँ पे ग्रेटर लिखा हुआ है, ग्रेटर नहीं, रिवर्स होगा। इसका NF3 का डाइपोल मोमेंट नीचे की तरफ होगा, तो NH3 का डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ होगा। डाइपोल मोमेंट जनरली इस तरीके से दिखाते हैं, राइट। तो यहाँ पे ग्रेटर वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा जनाब, रिवर्स है। तो जनाब ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। स्टेटमेंट 1 सही नहीं है। एंड स्टेटमेंट 2, द इन NH3 द ऑर्बिटल डाइपोल ड्यू टू लोन पेयर एंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ NH बॉन्ड्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, बट इन NF3 द डाइपोल ऑर्बिटल डाइपोल ड्यू टू लोन पेयर एंड डाइपोल मोमेंट्स ऑफ NF बॉन्ड्स आर इन सेम प्लेन, सेम डायरेक्शन। बहुत ही वाहियात सा स्टेटमेंट लिखा हुआ है जनाब, ये भी स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। ओके, ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 17 जो कि 31 जैन शिफ्ट 1 को पूछा गया था। द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स टेक्स प्लेस ओनली व्हेन द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स A B C D ओके हैव द सेम एनर्जी, बिल्कुल सही। सेम एनर्जी होगी तभी फॉर्मेशन होगा। हैव द मिनिमम ओवरलैप, नहीं जनाब, मैक्सिमम ओवरलैप होना चाहिए। ओके, थोड़ी सी स्क्रीन को ऊपर करते हैं। नाउ सी, हैव सेम सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस, एब्सोल्युटली करेक्ट। हैव डिफरेंट सिमेट्री, नहीं जनाब, सेम होना चाहिए। हाँ, ऑप्शन नंबर डी वुड बी द, नहीं, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा क्योंकि जनाब यहाँ पर सेम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए एंड सी, मतलब ए एंड सी स्टेटमेंट सही हैं, तो क्या ऐसा कोई आंसर मिल रहा है? ए बी सी नहीं, ए सी, यस, ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द करेक्ट वन। तो जनाब अभी हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18। द नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग इन विच द सेंट्रल एटम यूज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन इट्स बॉन्डिंग, sp3, राइट। तो जैसा कि हमने कहा ज्योमेट्री एंड शेप वाले वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। फिलहाल हम sp3 के लिए सिग्मा प्लस लोन पेयर का एडिशन करते हैं। यदि 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 2 में होगा sp एंड 3 में sp2, 4 में sp3 एंड 5 में sp3d। ऑलराइट, तो जब आप NH3 को देखेंगे, हमें sp3 चाहिए, 5 के बाद 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, sp3d2 वहां पर होगा, sp3d2। फिलहाल हमें वहां तक जाने की जरूरत है नहीं। sp3 के लिए हमें सिग्मा प्लस लोन पेयर का एडिशन 4 चाहिए। ऑलराइट, NH3 को जब आप ड्रॉ करेंगे तो आप पाएंगे कि 3 वहां पर सिग्मा है और 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा एंड 1 लोन पेयर एडिशन होगा 4, यानी कि ये हो जाएगा sp3।
एंड जब आप SO2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, बहुत ही ध्यान से, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करके भी देख सकते हैं। SO2 यहाँ पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, एक सिग्मा, दो सिग्मा एंड एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एडिशन होगा 3, 2 सिग्मा एंड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन होगा 3, यानी कि ये हो जाएगा sp2। ध्यान रखिएगा, मैंने कहा है यहाँ पर सिग्मा, ना कि बॉन्ड पेयर। एक सिग्मा है, एक पाई है, एक सिग्मा है, एक पाई है जनाब। यहाँ पर से एक सिग्मा हम लेंगे और यहाँ पर से एक सिग्मा लेंगे और यहाँ पर 1 लोन पेयर आपको मिल जाएगा। तो जनाब एडिशन होगा 3 और 3 के एडिशन में यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो जनाब वो तो हमको चाहिए नहीं, sp3 हमें चाहिए। और जब आप SiO2 का डायग्राम बनाएंगे तो वहाँ पर आपको 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर मिलेंगे, यानी कि उसका एडिशन होगा 4। SiO2 भी sp3 में काउंट होगा। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन हमारे सही हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर NH3 को हम सही से sp3 मिल जाएगा तो उस आंसर में काउंट करेंगे, SO2 को नहीं, SiO2 को भी काउंट करेंगे। एंड अब हम एक बार फिर से रेड पेन पर वापस आते हैं। BeCl2 के केस में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 सिग्मा पेयर मिलेंगे, आपको कोई भी लोन पेयर मिलने वाला नहीं है। तो जनाब इसका होगा sp, तो ये भी हमारे आंसर में नहीं होगा। एंड CO2 के केस में जब आप देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको सिर्फ और सिर्फ 2 सिग्मा ही मिलने वाले हैं, कोई भी लोन पेयर आपको नहीं मिलने वाला है, तो वहाँ पर भी इसको हम नहीं काउंट करेंगे। और जब बात हम H2O की करते हैं, ये डायग्राम आपने कई बार बनाया होगा, 2 सिग्मा हो जाएंगे एंड यहाँ पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन पे 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, राइट। तो इसका एडिशन होगा 4, यानी कि 2 सिग्मा 2 लोन पेयर एडिशन 4 sp3, यानी कि ये हमारे आंसर में काउंट होगा। H2O को हम अपने आंसर में काउंट करेंगे। CH4 4 सिग्मा, जनाब सिग्मा प्लस लोन पेयर का एडिशन 4 होना चाहिए, कैसे हो रहा है ये फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर 4 सिग्मा है तो ये भी हमारे आंसर में काउंट होगा। एंड नाउ BF3, बोरॉन पे कोई भी लोन पेयर नहीं होता है, 3 फ्लोरीन ऐड है यानी कि 3 सिग्मा होगा, इसका भी आंसर होगा sp2, जो कि हमारे आंसर में काउंट नहीं होगा। तो फिलहाल हम अपने येलो पेन को वापस लेकर आते हैं, ये हमारे आंसर में नहीं होगा, CO2 भी नहीं होगा, H2O को हम काउंट करेंगे, CH4 को भी हम काउंट करेंगे, BF3 को काउंट नहीं करेंगे। तो बेसिकली 1 2 3 4, इन सभी में से 4 स्पीसीज ऐसी हैं जिनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो जनाब इसका आंसर हो जाएगा 4। ऑलराइट, NH3, SiO2, H2O एंड CH4, ये 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट आयनिक? BaCl2, AgCl, KCl, COCl2, इसमें से लीस्ट आयनिक कौन सा है? KCl को देखते ही आप समझ गए होंगे कि लीस्ट आयनिक नहीं जनाब, मोस्ट आयनिक होगा। K प्लस Cl माइनस ये होगा मोस्ट आयनिक, तो ये हमारे आंसर में काउंट, ये हमारा आंसर होगा ही नहीं। ऑलराइट, BaCl2, AgCl, जैसे ही आपने AgCl देखा तो आप निश्चित तौर पर समझ जाएंगे कि ये स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करता है, जिसकी वजह से यही वाला आंसर होने वाला है। अगर आप ऑर्डर को पता करना चाहते हैं तो AgCl, COCl2, BaCl2 एंड लास्ट में KCl, तो ये बेसिकली हमारा ऑर्डर होगा। बट फिर हमसे पूछा गया है लीस्ट आयनिक, तो AgCl को हम टिक कर रहे होंगे। ऑलराइट, एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 20, अ डायटोमिक मॉलिक्यूल हैज अ डाइपोल मोमेंट ऑफ 1.2 डायोप्टर इफ द बॉन्ड डिस्टेंस इज 1 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पर नहीं होगा एंगस्ट्रॉम, यहाँ 1 एंगस्ट्रॉम, देन फ्रैक्शनल चार्ज ऑन ईच एटम इज 10 to the power -1 ESU, ओके, गिवन 1 डायोप्टर इक्वल टू 10 to the power -18 ESU सेंटीमीटर। ओके, तो आपको एक फॉर्मूला तो निश्चित तौर पे पता होगा, म्यू इक्वल टू Q इंटू डी। यहाँ पर डी होता है डिस्टेंस, बॉन्ड डिस्टेंस, राइट, तो जो कि हमें 1 एंगस्ट्रॉम दी हुई है। Q होता है चार्ज, म्यू होता है डाइपोल मोमेंट, जो कि हमको यहाँ पर दिया हुआ है 1.2 डायोप्टर। कन्वर्जन के लिए भी हमको बताया गया है। तो बेसिकली आपको फ्रैक्शनल चार्ज निकालना है, यानी कि Q इक्वल टू म्यू अपॉन डी। इस वाले फॉर्मूले को हम इस तरीके से लिख लेंगे, क्योंकि हमें चार्ज पता करना है, डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है एंड बॉन्ड डिस्टेंस भी दी हुई है। अब बहुत ही ध्यान से एक चीज देखिएगा, अब सीधे तरीके से आंसर पे पहुंच पा रहे होंगे। यहाँ पर दिया हुआ है 1.2 डायोप्टर, ऊपर आप डाइपोल मोमेंट लिखने वाले हैं एंड नीचे डिस्टेंस आपको एंगस्ट्रॉम में दी हुई है एंड डायोप्टर का कन्वर्जन हमें ESU सेंटीमीटर में दिया हुआ है एंड आंसर में आपको ESU यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, राइट। तो निश्चित तौर पे आप समझ पा रहे होंगे कि सेंटीमीटर कैंसिल आउट होगा, तभी जाकर यहाँ पर ESU ही बचेगा। इसका मतलब हमें बॉन्ड डिस्टेंस जो कि एंगस्ट्रॉम में दी हुई है, इसको हमें कन्वर्ट करना होगा सेंटीमीटर में, राइट। तो बेसिकली 1 एंगस्ट्रॉम को जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमको 1 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर लिखना होगा। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 1 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, राइट। तो इसको फिलहाल हम यहाँ पर लेकर आते हैं, Q इक्वल टू म्यू अपॉन डी एंड 1.2 डायोप्टर इक्वल टू, ओके, 1 डायोप्टर, दैट मीन्स 1.2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻18 से, तब जाकर ESU सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा।
1.2 10 टू द पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर, राइट। और हम डिवाइड करेंगे 1 एंगस्ट्रॉम से, जो कि है 1 × 10 टू द पावर माइनस 18 सेंटीमीटर। अब आप निश्चित तौर पे देख पा रहे होंगे सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट कर जाएंगे इस तरीके से, एंड यहाँ पर सिर्फ ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज बचा हुआ है, जो कि हमें आंसर में चाहिए। एंड जब आप बहुत ही अच्छे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1.2 × 10 टू द पावर माइनस 10 माइनस 8, ओके दैट्स ग्रेट ESU। और हमें आंसर में 10 टू द पावर माइनस 1 चाहिए, यानी कि ये तो बहुत ही छोटा होने वाला है। 1.2 × 10 टू द पावर माइनस 9 × 10 टू द पावर माइनस 1 ESU, इतना हमको दिया हुआ है और ये हमको फिल करना है कि जनाब बहुत ही छोटी यूनिट है। आप देख पा रहे 10 टू द पावर माइनस 9, तो इतना छोटी यूनिट का मतलब होता है निग्लिजिबल, यानी कि जीरो यहाँ पर लिखा जाएगा 10 टू द पावर माइनस 9, राइट। तो इसका आंसर यहाँ पर जीरो होगा। तो आई थिंक हमने सारे के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। जी हाँ, ये रही आंसर की। तो आप देख पा रहे होंगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से जनवरी अटेम्प्ट में टोटल 20 क्वेश्चन पूछे गए थे और हमने सारे के सारे 20 क्वेश्चन को टाइम बाउंड मैनर में बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। एक एक चीज का वीडियो सॉल्यूशन देखा हमने, हर एक चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा, राइट। So that's all for today. Till then, take care, tada, bye bye, and I love you all.